हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं बेसिकली एक बुक मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है जिसका नाम है कैपिटल कंपाउंडर्स। तो ये बुक है कैपिटल कंपाउंडर्स। इसकी सब हेडिंग है हाउ टू बीट द मार्केट एंड मेक मनी इन्वेस्टिंग इन ग्रोथ स्टॉक्स। बेसिकली वैसे तो ये कह रहे हैं इसमें, लेकिन ये बुक ऐसी नहीं है जो लग रही है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग की वैसे कही जा रही है कि बुक है, लेकिन मैं 7-8 चैप्टर्स पढ़ चुका हूँ। ओवरऑल अच्छी इन्वेस्टिंग करने के लिए आपको क्या क्या एक तरह से चीज़ें अपने अंदर, क्या क्या गुण आपको अंदर अपने समाने हैं, तो उस पर ये बुक है। तो यहाँ पे ना मेरा इस वीडियो का एक तरह से पर्पस बस ये है कि इसका जो फर्स्ट चैप्टर था वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि इसके फर्स्ट चैप्टर में पूरी समरी दे रखी है इस पूरी बुक की एक तरह से, और 8 पॉइंट्स बता रखे हैं आपको, जो अगर आप जो है उनको मास्टर कर लो, उनको मतलब एक तरह से उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर लो, उन पॉइंट्स को एक तरह से समझना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली एक तरह से आपकी जो इन्वेस्टिंग है शेयर्स में वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। और क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं भी जो है कहीं ना कहीं काफ़ी महीने से अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और जिन जिन पॉइंट्स को मैंने अच्छे से अप्लाई किया है तो उनकी वजह से मुझे उन केस में उन कंपनीज़ पे जो रिटर्न है वो अच्छे खासे जो है आए हैं। अच्छे खासे का मतलब है 18 to 22% जो है 7-8 महीने में, तो ये अच्छा रिटर्न मैं मानता हूँ। देखिए, मैं एक एक करके जो है ये 8 पॉइंट्स की बात करूँगा। और एक बात और है, अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग, इनमें जो हल्का फुल्का जो फ़र्क होता है, वैसे काफ़ी फ़र्क है, आइडियोलॉजी का फ़र्क है, लेकिन हाँ, अच्छे इन्वेस्टर होने के लिए आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग भी पता होनी चाहिए और ग्रोथ इन्वेस्टिंग की, जो मुझे लगता है दोनों ही अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट है। और दोनों अगर आप देखो तो मिक्स करो तो एक अच्छा इन्वेस्टर जो अपने आप में, जो भी आज तक अच्छा इन्वेस्टर हुआ है स्टॉक्स का लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं, उनमें ये दोनों ही कहीं ना कहीं गुण होते हैं, ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाली जो चीज़ें हैं वो भी और वैल्यू इन्वेस्टिंग वाली चीज़ें भी। तो इनमें जो फ़र्क है, इनके अपने अपने एक तरह से फीचर्स हैं। उस पर अगर आप कहीं ना कहीं चाहोगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं सिंपली बस ये बात करूंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग अपने आप में अलग कैसे है। ठीक है। और काफ़ी अलग है। लेकिन ये बुक कहीं ना कहीं मैंने आपको जैसे बताया कि एक ओवरऑल अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए जो भी आपको बातें पता होनी चाहिए वो इन्होंने इन 8 पॉइंट्स में कवर करी हैं। तो ये 8 पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं 8 पॉइंट्स। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्टडी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स। कभी भी कोई चीज़ जो आप करना चाहते हो उसमें ऑलरेडी आपसे पहले उस चीज़ को, जो अच्छे तरीके से उस चीज़ को करा हुआ है जिन लोगों ने, सबसे अच्छा है कि आप उनसे सीखो। अब उनसे डायरेक्टली तो हम सीख नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं सबसे अच्छा तरीका है, जो मुझे भी लगता है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, कि मैगजीन्स पढ़ना, बुक्स पढ़ना आपको कहीं ना कहीं, जो लोग उस काम में माहिर हैं, जिस काम को आप सीख रहे हो अभी, उस कहीं ना कहीं उस पर्सन के दिमाग में एक तरह से आपको ले जाता है, और किस तरह से आपको अपना माइंडसेट रखना है उस काम में। शुरुआत से कुछ कोर प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने चाहिए उस काम में अच्छा होने के लिए, वो कहीं ना कहीं आपको रीडिंग के थ्रू काफ़ी अच्छे से आता है। उसके अलावा आप जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स, अगर आप उनसे मिल सको तो मिलो, अगर आप उनकी वीडियोस देख सको, उनकी स्पीचेस, उनकी इंटरव्यूज़ वो देख सको तो ये और भी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, ओवरऑल पर्पस क्या है कि आपको जिस काम में आप एंटर हो रहे हो उस काम में ऑलरेडी सालों से जो लोग हैं और जो अच्छा कर रहे हैं, या जो अच्छा नहीं भी कर रहे हैं, आप दोनों को ही ऑब्जर्व करो, उनसे सीखो कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं रेप्लिकेट कर सकते हो, या उसको मोल्ड करके अपने हिसाब से उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकते हो। या अगर किसी का फेलियर भी हो गया है तो उसको तो उल्टा और ध्यान से पढ़ो कि क्या मिस्टेक्स उन्होंने की जो आप कहीं ना कहीं शायद करने जा रहे थे, लेकिन आप अवॉइड कर सकते हो क्योंकि आप उन मिस्टेक्स को जानते हो। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहला पॉइंट है स्टडी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स, और इस पॉइंट को हमने समझ लिया। और फॉर एग्जांपल अच्छे इन्वेस्टर्स की लिस्ट में अगर मैं बताऊँ, मुझे ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ 4-5 जो बहुत फेमस हैं, वॉरेन बुफे, पीटर लिंच, चार्ली मंगर, जोल ग्रीनब्लैट और हॉवर्ड मार्क्स, ये कुछ बाहर के अच्छे इन्वेस्टर्स हैं। क्योंकि मैंने जो ज़्यादातर बुक्स अभी तक पढ़ी हुई इनकी हैं, तो मुझे इनका नाम अभी याद आ रहा है। बाकी आप कुछ और अच्छे इन्वेस्टर्स जो है कहीं ना कहीं उनके नाम आप बताइए। और इंडिया में मोहनीश बाबराय करके उनका यूट्यूब चैनल है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। वो भी एक बहुत ही मतलब इंडिया के काफ़ी जाने माने इन्वेस्टर हैं। अब हमने शायद उनका नाम नहीं सुन रखा हो क्योंकि हम इन्वेस्टिंग की फील्ड में नहीं हैं, लेकिन हाँ, जो इन्वेस्टिंग की फील्ड में अच्छे खासा टाइम हो गया है और तो वो फॉलो करता है बाकी इन्वेस्टर्स को भी, तो वो मोहनीश बाबराई का नाम उन्होंने सुना होगा। वो काफ़ी मतलब उनकी एक फाउंडेशन भी है काफ़ी फेमस, दक्षिणा फाउंडेशन। खैर, तो अगला पॉइंट है सेकंड पॉइंट है अर्न एंड सेव मनी व्हेन यू आर यंग। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिंग में बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है कि आप कितना ज़्यादा टाइम आपके पास है, इन्वेस्टिंग का टाइम फ्रेम कितना है आपका।
तो अगर आप लेट इन्वेस्टिंग शुरू करते हो बुरा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आपने एटलीस्ट अच्छी डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एज मिलता है उस पर्सन को जो जल्दी स्टार्ट करता है। तो अगर आप 20-22 के हो या और छोटे हो, कि अगर आप 18 के हो या 15 के हो और आपका इन्वेस्टिंग के प्रति जो है अभी से ही रुझान है, तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एक इन्वेस्टर की लाइफ में जो टाइम है, उसके पास कितना टाइम है कंपाउंडिंग करने के लिए, अपने रिटर्न्स को और अक्यूमुलेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, कैपिटल बेस इंक्रीज करने के लिए, या अगर बीच में लॉसेज हो जाए तो उससे भी एक तरह से निराश ना होना। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो। जल्दी स्टार्ट करते हो तो एक तरह से एक एक केयर फ्री एटीट्यूड भी होता है कि मतलब आप रिस्क भी ले सकते हो, एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये शुरुआत में ही हो सकता है। अगर आप बहुत टाइम के बाद शुरू करोगे तो आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप कभी भी खुल के एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे इतना शायद। तो वो एक प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग भी इतना ज़्यादा जो है कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा अगर आप बहुत लेट शुरू करते हो। पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं है, जब भी आपको जो है इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आपकी कन्विक्शन कहती है कि हाँ मुझे करना चाहिए, तो आपको उस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। सिंपली उस डायरेक्शन में मूव करो जो आप बनना चाहते हो। अपने आप ही परफेक्शन या अच्छी चीज़ें, सक्सेस वगैरह जो आना होगा वो आ जाएगा। उस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना स्टार्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अपनी बात करूं तो अभी नवंबर 2022 चल रहा है। मैंने करीब फरवरी 2022 इसी साल मैंने जो है स्टार्ट किया। मुझे फरवरी तक यानी कि बिल्कुल भी कुछ खास एक्चुअल इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग नहीं पता था। हाँ, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बैंक्स वगैरह हल्का फुल्का पता था मेरी पढ़ाई के दौरान जो मैंने पढ़ा था। लेकिन एक्चुअल इन्वेस्टिंग में प्रैक्टिकली कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, उनको मैंने जो है कहीं ना कहीं इसी साल जाना है। और अब तक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है, ठीक है। ओके, नाउ थर्ड है अंडरस्टैंड। तो अच्छा, सेकंड पॉइंट यानी कि क्या है, अर्न एंड सेव मनी व्हेन यू आर यंग। बेसिकली बात ये भी हो रही है कि आपको अपनी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करनी है, अपनी इनकम, और उसको जितना ज़्यादा हो सके 40-50% एटलीस्ट जो है उसको सेव करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 10-15% भी सेव कर पा रहे हो, अगर खर्चे सपोज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं जो कि अवॉइड भी नहीं करे जा सकते, कोई बात नहीं, हो सकता है तो, लेकिन 10% तो फिर भी आप बचा ही सकते हो। तो ज़्यादा अर्निंग करने की कोशिश करो और उसके लिए जॉब वगैरह या जो भी मतलब आपको अच्छा लगता है रास्ता, वो रास्ता पकड़ो। लेकिन टाइम टू टाइम अर्निंग आती रहेगी, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पोर्शन हो सके तो सेव करो और उसको फिर केयरफुली एनालाइज करके कंपनीज अच्छे प्राइस पे मिल रही हैं, कम प्राइस पे यानी कि, तो उनमें आप इन्वेस्ट करो। तो ये एक तरीका होता है जो मुझे सही तरीका लगता है और काफ़ी कॉमन सेंस वाला तरीका लगता है। चीज़ें जो सिंपल होती है ना, वो आपको स्ट्राइक करती हैं सबसे ज़्यादा गहरे तरीके से। आपका मन एकदम से उसको अपना लेता है क्योंकि वो बिल्कुल कॉमन सेंस भी आपकी यही कहती है कि हाँ यार सही बात है। तो ऐसी चीज़ों को आप ज़रूर समझा करो जो आपका मन बड़ी जल्दी से एक तरह से अपना लेता है, समझ जाता है, और उसको उसमें कोई भी एक तरह से बुराई नहीं दिखती है, ठीक है। ओके, स्टेप 3 यानी कि तीसरा पॉइंट जो है, अंडरस्टैंड हाउ टू कंपाउंड मनी। ये तो सिंपल बात है। कभी भी कंपाउंडिंग का मतलब क्या है कि अगर आज आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए और 10% आपको रिटर्न मिला, तो साल के अंत तक आपके पैसे हो जाएंगे 110। कंपाउंडिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। होगा क्या, अगर आप वो 110 रुपये ना निकालो तो अब अगली बार भी अगर 10% रिटर्न आया तो वो 100 रुपये पे नहीं, 110 का 10% आएगा यानी कि 11 रुपये। तो पहले साल आपका रिटर्न आया कितना, 10 रुपये, अगले साल 11, फिर अगले साल और बढ़ के आएगा। तो इस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है कि अगर आप अपना जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है, रिटर्न्स आते जा रहे हैं, उनको आप बेचो मत शेयर्स को, रिटर्न्स आते रहने दो साल दर साल। कंपाउंडिंग इसी को कहते हैं कि जितना लंबा आप इन्वेस्टेड रहोगे, जितना लंबा टाइम फ्रेम आपका रहेगा, उतना कंपाउंडिंग की वजह से आप देखोगे पीछे मुड़ के तो 4-5 साल में आपका पैसा कई बार डबल हो जाएगा। आपको लगेगा भी नहीं कि धीरे धीरे तो बढ़ रहा था, और 5 साल में, 4.5 साल में, कई बार तो 2.5-3 साल में ही अगर अच्छे रिटर्न्स हैं, कंपाउंडिंग हो रही है, तो आपका पैसा जो है डबल हो सकता है। पैसा डबल करने की बात नहीं है, पहली बात तो बात यह है कि आपको इस पावर को समझना है जो कंपाउंडिंग की पावर है, कि जो रिटर्न्स हैं वो आप, अगर आप जो भी रिटर्न्स है आपके 10 रुपये, 11 रुपये जो आपका इस साल का रिटर्न है, वो आप निकालो मत, यानी कि री इन्वेस्ट कर दो, री इन्वेस्ट करे रखो। तो कहीं ना कहीं इससे अगली बार के रिटर्न बढ़ी हुई वैल्यू पे आएंगे, आपका कैपिटल बेस बढ़ जाएगा जिस पे रिटर्न्स जो है अप्लाई होंगे, और वो जो अमाउंट है रिटर्न का वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कंपाउंडिंग की पावर को समझना है आपको, और तभी आप जो है कहीं ना कहीं लंबा इन्वेस्टेड रहोगे अच्छे स्टॉक्स में। हाँ, अगर लग रहा है बीच में निकलना चाहिए, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नहीं हैं, क्वार्टर बहुत ज़्यादा ही ख़राब चले गए हैं 5-6, और 2 साल ख़राब हो गए हैं, आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही, तो फिर हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि एक स्टॉक ले ली, मतलब कंपनी ले ली है तो आपको उसमें जुड़े ही रहना है। आप तब उसको सेल करो जब कोई एक अच्छी रीज़न मिले बेचने की, वरना जर्नली जो है आपकी वो सिंपली रिटर्न बढ़ते जा रहे हैं और जो है कंपनी भी अच्छा करती जा रही है, और आपको
प्राइस जो अभी हो गया है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी फिर उसको मत बेचो। हाँ, अगर आपने कोई कंपनी ली और एक तरह से 100 रुपये में और 1 साल में उसका प्राइस 800 चला गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही मारामारी चल रही है। तो इसमें आपको एडवाइस किया जाएगा कि 800 अगर चला ही गया है तो थोड़े टाइम के लिए सारे शेयर अपने 800 के लेवल पे बेच दो, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट का रूल है कि टाइम टू टाइम रिसेशन तो नहीं, बीच बीच में कहीं ना कहीं करेक्शंस आती हैं, डिप्स आते हैं, तो उसकी वजह से वो प्राइस वापस से 400 450 पे आ जाएगा। मतलब बात यह है कि आपको डायनेमिक होना है, कि मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन करना है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि धीरे धीरे करके रिटर्न्स आ रहे हैं, नॉर्मल बात है, तो आप जो है जितना ज़्यादा लंबा समय तक इन्वेस्टेड रहोगे बहुत अच्छी बात है। अगर रिटर्न्स इतनी जल्दी इतने ज़्यादा आ गए हैं तो कहीं ना कहीं वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो बरकरार नहीं रह पाएंगे। इसलिए अगर मार्केट बिल्कुल ही पागल होगी उस स्टॉक के पीछे, तो आप उस पॉइंट पे बेचो जब आपको लग रहा है मैक्सिमम ऑप्टिमिज्म है उस स्टॉक के प्रति, तो आप उस पॉइंट पे उल्टा और ख़रीदो मत और उसको बेच दो जो आपके पास ऑलरेडी अगर वो स्टॉक है तो। और प्रॉफिट बुकिंग वगैरह करके सारा पैसा रखे रखो, अपॉर्चुनिटी जब मिलती है तो चाहे वापस ही उसको जो है दोबारा ख़रीद लो। अगर वो कंपनी काफ़ी अच्छी लग रही है आपको, दोबारा ख़रीदो तब जब वो गिर पड़ के थोड़े टाइम बाद जब थोड़ा सा शांति बनेगी तो वो स्टॉक अपने आप ही 400 400 या 300 पे आ जाएगा, तो दोबारा ख़रीद लो। तो ये सिचुएशंस पे डिपेंड करता है कि किस तरह की सिचुएशंस हैं, ठीक है। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट है इन्वेस्ट इन स्टॉक्स फॉर द लॉन्ग रन। बेसिकली बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, पर स्टॉक्स, शेयर्स सबसे अच्छा एक तरह से इन सब में है, क्योंकि इसमें आप एवरेजिंग कर सकते हो और अलग अलग चीज़ें हैं। मैं एवरेजिंग का भी अलग किसी वीडियो में बात करूँगा, इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ। उसके अलावा लॉन्ग रन जो वर्ड है वो वही कंपाउंडिंग वाली बात है कि जितना लंबा छोड़ोगे पैसा इन्वेस्टेड अच्छी कंपनीज़ में, तो कहीं ना कहीं आपकी कंपाउंडिंग की वजह से जब भी आप उसको इन फ्यूचर कई सालों बाद अगर बेचो तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होगा वो। तो एक्चुअल रिटर्न अगर आपको देखने हैं मार्केट में शेयर्स के थ्रू, तो अच्छी कंपनीज़ में लगाओ, सही प्राइस पे करो, बहुत ज़्यादा पे मत करो और उसको फिर छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं उससे फिर आपको लॉन्ग रन, यानी कि करीब लॉन्ग रन मान लो अभी 2.5-3 साल, आजकल के हिसाब से तो 2.5-3 साल ही बहुत लंबा टाइम है, इतना ही कोई रुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 2.5-3 साल 4 साल उसको दो, उसके बाद देखो कि जो है वो कैसा कर रहा है, कितना रिटर्न उसने टोटल करके आपको दिया है। तो मतलब ऐसे ही आपकी 5,000 आपने डाले, 6,000 बन के निकाल लिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। लॉन्ग रन में छोड़े रखो अगर कंपनी अच्छी है तो, ठीक है। नाउ फिफ्थ पॉइंट है कैपिटलाइज ऑन क्राइसिस इन द मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं जिनकी बहुत मोटी जो वेल्थ बनी है वो इस पॉइंट की वजह से ही बनी है। मैं भी पर्सनली इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता हूँ, यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, पर इतना मौका अभी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, ये पॉइंट ये कह रहा है कि जब भी मार्केट क्रैश होती है ना, ये सबसे अच्छा वक्त होता है मार्केट में अच्छी कंपनी के शेयर्स, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे हैं, तो ये सबसे अच्छा मौका होता है शेयर्स खरीदने का जब बियर मार्केट आती है, यानी कि मार्केट हैविली गिरती है। मार्केट गिरने का मतलब सिंपली आप ये भी मान सकते हो, आपके मनपसंदीदा जो स्टॉक्स है ना, जो एक तरह से नॉर्मली 500 के लेवल पे रहते हैं उनका प्राइस, वो अब आ गए हैं 150, 200, 250, जैसे कोविड के दौरान हुआ था मार्च 2020 में, तो या रशिया यूक्रेन का जब वॉर शुरू हुआ था तो उस दौरान भी हुआ था। हालांकि तब मेरे में इतनी करेज नहीं आ पा रही थी कि मैं तब इसका फ़ायदा उठाऊं, क्योंकि एक ना साइकी में ही होता है कि अगर चीज़ों के रेट घट रहे हैं ना तो और घटेंगे, तो अभी मत करो, अभी मत करो, डर लगता है कि सब बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो। लेकिन हाँ, अब अगर दोबारा ऐसा होता है तो मैं काफ़ी कन्विक्शन मेरी बढ़ गई है कि नहीं, एवरेजिंग करनी चाहिए। इसी को हम एवरेजिंग बोलते हैं कि अगर सपोज़ आपने कुछ स्टॉक्स जो खरीद रखे हैं महंगे पे, अब उनका प्राइस घट जाए पर स्टॉक्स में कमी नहीं है, फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स हैं, तो आप उनको कम प्राइस हो गया ना, कम प्राइस पे और ख़रीद लो, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है जो ज़्यादा है अब तक, वो जब आप कम प्राइस पे ख़रीद लोगे सेम शेयर्स और, तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एवरेजिंग डाउन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एवरेजिंग, मैं कहीं अलग से डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इस पॉइंट का मतलब यही है कि क्राइसिस अगर आती है मार्केट में, मार्केट हैविली फॉल होती है, तो उससे डरना कभी नहीं, उल्टा खुश हो जाना है, क्योंकि आपको वही अच्छी कंपनियाँ, उनके शेयर्स जो हैं काफ़ी सस्ते में मिल रहे हैं। तो ये बहुत मतलब कॉमन सेंस की बात है वैसे तो, कि कोई भी चीज़ ऑब्वियसली जो आपको ख़रीदनी है, अगर वो 200 में मिल रही है तो आप शायद ले लो, लेकिन अगर वो चीज़ 50 की मिलेगी तो आप उल्टा और खुश होकर लोगे ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कैपिटलाइज ऑन क्राइसिस इन द मार्केट, ठीक है। ओके, नाउ स्टेप 6, मतलब पॉइंट 6, मैनेज एंड रिफाइन योर स्टॉक पोर्टफोलियो। टाइम टू टाइम बेसिकली अपने अगर जो भी कंपनीज आपने ले रखी हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ उसमें फंडामेंटल्स वीक होते जा रहे हैं या सेलिंग कर देनी चाहिए, प्रॉफिट बहुत अच्छा बुक हो सकता है, बहुत ही अच्छा मतलब,
तो मतलब रीअरेंज करते रहना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। इसके अलावा एवरेजिंग करना भी क्या होता है, रीअरेंज करना मतलब अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन बढ़ानी कब है, घटानी कब है, मतलब इसको होता है कि पोर्टफोलियो को ऐसा नहीं करना आपको, जो बहुत लोग कहते हैं कि शेयर्स लो और छोड़ दो, भूल जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना। कंपनीज़ हैं, कंपनीज़ में हर क्वार्टर में डेवलपमेंट्स होती हैं, वो नेगेटिव भी हो सकती हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं, तो आपको फॉलो करना है उन कंपनीज़ को अच्छे से कि उन कंपनीज़ में चल क्या रहा है, उनकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी है, क्वार्टरली रिपोर्ट्स पढ़नी है, कॉन्फ्रेंस कॉल, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, हर चीज़ जो BSE NSE पे वो डाल रहे हैं कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स में कंपनी, वो आपको फॉलो करनी है। उससे क्या होगा कि आपको कंपनी का पता लगता रहेगा कि कंपनी सही डायरेक्शन में मूव कर रही है कि नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि 1-2 क्वार्टर खराब गए तो कंपनी बेच दो, नहीं। आप 1-2 क्वार्टर खराब क्यों गए ये समझो, अगर वो टेम्प्रेरी रीज़न लग रहा है तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेस्टेड रहो उन स्टॉक्स में। बाकी लेकिन हाँ, ऐसा मत करो कि जो है पोर्टफोलियो बनाया उसको आप चेंज ही नहीं कर रहे, ना बढ़ा रहे, ना घटा रहे, ना नई कंपनी ले रहे, ना इसको बेच रहे। तो मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली भी चेंज मत करो, लेकिन हाँ रीअरेंज करते रहो, कुछ कुछ हल्के फुल्के चेंजेस जो है करते रहो। एक तरह से बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है, जैसे गार्डनिंग होती है, उसमें ये होता है कि जो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ गार्डनर क्या करते होंगे कि जो है जो जंगली पौधे हैं उनको निकालना पड़ता होगा, जो वीड्स होती हैं। और तो एक तरह से ये ऐसे मान लो कि जो ख़राब कंपनीज़ हैं, जो बाद में आपको अब लग रही हैं कि यार ये ख़राब है, इतनी काम की नहीं है, तो उनको आप निकालो, उनको सेल कर दो कोई भी प्राइस पे। और अगर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको और पानी दो, उनकी और केयर करो, इनकी जो अच्छी कंपनीज़ हैं, जो आपको और कन्विक्शन दे रही कि हाँ अच्छी कंपनी है, उनमें अपनी स्टेक और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ। उनका प्राइस अगर गिर भी रहा है तो भी कोई बात नहीं, और बढ़ाओ स्टेक उसमें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्वेस्टिंग गार्डनिंग की तरह है। ये बड़ी मतलब अच्छा एक थॉट मुझे लगा था। ओके, नाउ 7 पॉइंट, स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। बेसिकली अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन करते रहो, लेकिन अपना कोर वही रखो कि आप किस इंटेंशन के साथ मार्केट में आए हो, जो मुझे लगता है। अच्छा, पहली बात, मैं यहाँ पे कोई आपको सिखा है पढ़ा नहीं रहा, मैं तो सिंपली अपना एक्सपीरियंस के साथ ये जो बातें हैं उसको मिक्स करके बता रहा हूँ। अल्टीमेटली ज़्यादातर बातें मैं इसलिए लगातार इसलिए बता पा रहा हूँ, इतनी कन्विक्शन के साथ बता पा रहा हूँ, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स मैं यूज़ करता हूँ डेली बेसिस पे, तो इसलिए मैं जो है इस पर बोल पा रहा हूँ। तो लेकिन हाँ, कहीं से भी ये नहीं है कि मैं आपको कोई मैं एक्सपर्ट हूँ या कुछ हूँ। बेसिकली मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सिंपली एक अच्छी डायरेक्शन पकड़ के उसकी तरफ मूव करना है और सीखना स्टार्ट करना है। वो सीखने का पॉइंट ये वीडियो भी हो सकती है। ये 8 पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे हिसाब से। मतलब एक तरह से मैं 9-10 महीने से इस काम में हूँ। मैं अपनी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह और कंपनीज़ को एनालाइज करता हूँ, उनको खरीदता हूँ, बेचता हूँ, पोर्टफोलियो बनाता हूँ, उसमें फिर धीरे धीरे जो है शेयर्स बढ़ाने कब है, घटाने कब है, वो डिसाइड करना है। तो ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन ये 8 पॉइंट समराइज़ कर रहे हैं एक इन्वेस्टर की एक तरह से लाइफ, कि इन्वेस्टर की लाइफ में क्या क्या उसे करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट्स, ये वीडियो आपके इस तरह से काम आ सकती है कि अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता है, या ये पॉइंट्स इनमें से कोई यूनिक पॉइंट आपको लग रहा है जो आप शायद यूज़ नहीं करते अभी तक, जो आप मिस कर रहे थे, तो ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी जर्नी में, या आपकी ऑलरेडी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू हो चुकी है तो इन्वेस्टिंग जर्नी आपकी एक अच्छी डायरेक्शन में मूव करना जो है स्टार्ट कर सकती है। खैर, ये जो पॉइंट है ये है कि अपना कोर वही रखो, अपनी जिस वजह से आप मार्केट में आए थे वो ग्रीड या फियर की वजह से बदलो मत, अपना क्राइटेरिया और रिफाइन करते रहो। मेरा क्राइटेरिया शुरुआत में इतना सा था कि मैं पी रेशो देखता था कि पी रेशो, चलो हिस्टोरिकल जो पी रेशो था उससे कम है इस वक्त, करंट पी रेशो इस कंपनी का तो ले लो क्योंकि सस्ती है, और ज़्यादा है तो मत लो, महंगी है। तो मतलब इतना बचकाना था मेरा शुरुआत में तरीका। फरवरी की बात कर रहा हूँ 2022 में। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें जुड़ी। रीडिंग का बहुत बड़ा रोल था, एनुअल रिपोर्ट्स रीड करना, या उससे भी ज़्यादा मैगजीन्स या जो बुक्स हैं अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स पे, उनका अपना अपना अप्रोच समझना। तो उससे मुझे काफ़ी मतलब जो है मेरे क्राइटेरिया को रिफाइनमेंट करने में काफ़ी मतलब जो है हेल्प मिली। तो अब मेरा क्राइटेरिया काफ़ी अच्छा हो गया, अभी भी परफेक्ट नहीं है लेकिन हाँ अच्छा होता जा रहा है महीने दर महीने। तो अपना कोर वही रखो कि आप जो है मार्केट में कोई ग्रीड या फियर की वजह से नहीं, आप जो है ग्रीड और फियर को दूर रखो। और कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है कि जिस इंटेंशन के साथ आप आते हो, एक इनोसेंस होती है, आप छोटे प्रॉफिट से भी खुश होते हो, तो वो ये मत करो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी मैं इन्वेस्ट करूँगा, नहीं तो नहीं, या आप बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट करने लग जाओ, गैम्बलिंग करने लग जाओ, तो वो मत करो। जो इनोसेंट इंटेंशन के साथ आप आए हो कि हाँ आपको अपना बड़ा पैसा ग्रेजुअली जो है बढ़ाना है, तो वो इंटेंशन रखोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर मीट करेगी, इस साल नहीं तो अगले साल तक ज़रूर, या उसके अगले साल तक। तो ये ज़रूर रखना बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मेरे साथ पर्सनली मैं बताऊँ तो गलती होगी कि
क्योंकि मैं मार्केट के हर एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर चुका हूँ, तो मुझे यही फील हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं मार्केट के, खासकर ऑप्शंस, और ऑप्शंस में भी ऑप्शन बाइंग, जो काफ़ी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन मुझे पर्सनली लगा कि वो गैम्बलिंग है पूरी तरह, कि मतलब आप 4-5 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट किया स्पेकुलेट करने के लिए, वो एक फ़ीस पे करते हो प्रीमियम, और आपको बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है उसी दिन और बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो मतलब वो चीज़ मत करना। और मैं ऑप्शंस के बारे में ये नहीं कह रहा कि ऑप्शंस ख़राब है, टूल अपने आप में अच्छा है, कब यूज़ करना है कब नहीं करना, और कब यूज़ करना है तो स्टॉप लॉस कितना लगाना है, ये सारी बातें लेकिन मायने रखती हैं, ठीक है। ओके, आप भी अपना अपना एक्सपीरियंस जो है कि क्या क्या गलतियाँ आपसे हुई, जहाँ जहाँ आपको शायद लॉसेज हुए। ऑप्शंस बाइंग में मुझे लॉसेज हुए थे तो मैंने उसको छोड़ दिया, लेकिन एक्सप्लोर करना ज़रूरी था मेरे को मार्केट के हर एस्पेक्ट को, तो एक तरह से मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि लॉस भी इतना कोई बड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, ऑप्शंस बाइंग बहुत ही ज़्यादा जो है लॉस मेकिंग भी हो सकती है। अगर आप जो है अगर आपका कोर ये है कि आप इन्वेस्टर बनने आए थे और आप स्पेकुलेटर बन गए, लेकिन दिल से आप अभी भी इन्वेस्टर ही हो, तो आप स्पेकुलेशन की दुनिया में एक तरह से अच्छा नहीं कर पाओगे। तो बात यह है कि अपने आप को समझो कि आप किस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कहाँ पे ज़्यादा आपकी कन्विक्शन सही साबित होती है ज़्यादातर, तो वो चीज़ आप बनो। फिर चाहे स्पेकुलेटर बनो, चाहे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनो। मैं बाय हार्ट इस वक्त जो मुझे लग रहा है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, क्योंकि मुझे स्क्रीनर वेबसाइट जो है जहाँ पे हम 10-12 साल का कंपनीज का डेटा देखते हैं, वो मुझे ज़्यादा कंफर्ट देता है। मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाता हूँ। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ना मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ के मैं ज़्यादा कंफर्टेबल होता हूँ कि हाँ, मैं ज़्यादा इनको अच्छे से डीपली समझ पाता हूँ। तो हाँ, मैंने डिसाइड किया कि फ़िलहाल के लिए जब तक कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ना आए, तब तक मैं ऑप्शन फ्यूचर से फ़िलहाल दूर रहूँगा। ओके, तो स्टिक टू योर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। तो अपनी जर्नी जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में ब्रीफ में, कि जो अल्टीमेटली आपका अब तक का सफ़र कैसा रहा, जो इतना भी रहे, 2 महीने का सफ़र, 2 साल, 20 साल, लेकिन आपका सफ़र में क्या हाई पॉइंट्स थे जिन्होंने आपको सबसे ज़्यादा लर्निंग दी। तो हम सबके लिए मतलब काफ़ी अच्छा होगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और मेरे लिए भी। नाउ लास्ट पॉइंट है कंटिन्यूअली लर्न एंड ग्रो एज एन इन्वेस्टर। ये नॉर्मल अच्छा एक पॉइंट है, लेकिन कई बार भूल जाते हैं हम लोग। जब हम इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें लगता है कि अब तो हमें सब आता ही है, या अब मतलब सीखना जिस स्पीड से हम नई नई चीज़ें शुरुआत में सीखते हैं, जब हम बचपन में होते हैं, या जब हम किसी प्रोफेशन में एक तरह से शुरुआत में एंट्री करते हैं, तो एक तरह से हमारा बचपन ही है उधर। तो बचपन में एक क्यूरोसिटी होती है नई नई चीज़ें सीखने की, एक तरह से खुद से ही एक चाह होती है। वो जब आप उस चीज़ में एंटर हो जाते हो तो वो कम होने लगती है। हमें एक्टिवली कोशिश करनी चाहिए कि वो चाह कम ना हो। आप लगातार नए नए आइडियाज़, नए नए थॉट्स पढ़ोगे, रीड करोगे, या वीडियोस देखोगे, या पॉडकास्ट सुनोगे, तो उससे कहीं ना कहीं आपको नए नए आइडियाज़ मिलेंगे, और आपको कहीं ना कहीं वो ग्राउंडेड रखेंगे। आपको पता रहेगा कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको और कुछ बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तो नए नए आइडियाज़ सीखोगे, सुनोगे, समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, आपका दिमाग भी शार्पली वर्क करेगा नई नई चीज़ों को समझने में। नहीं तो एक तरह से वो एक ही चीज़ को डेली करना, पुरानी चीज़ें उसी को रिपीट करना, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग भी जो है एक वक्त के बाद इंटेलेक्चुअली जो शार्पनेस है वो कम हो जाएगी। और ये पूरा एक इंटेलेक्चुअल जॉब है, सोचने वाला काम है, डीप थिंकिंग चाहिए, पेशेंस चाहिए। तो मतलब ये एक पूरा मेंटल वर्क है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स बहुत चाहिए, इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स बहुत चाहिए। ये एक ऐसा काम है इन्वेस्टिंग, इसमें ये नहीं है कि आपको कहीं जाना है, हाथ पैर चलाने है, कुछ करना है। आपको सिंपली शांति से बैठ के रीड करना है, या ऑब्जर्व करना है कंपनीज़ को कि वो क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं। और रीड करके आपको खैर ज़्यादा पता लगता है एनुअल रिपोर्ट्स के थ्रू, क्वार्टरली रिपोर्ट्स के थ्रू, कि कंपनी ओवरऑल किस तरह से क्या कर रही है। लैंग्वेज से इवन आपको ये पता लगता है कि मैनेजमेंट की थिंकिंग क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज में किस तरह से फ़र्क आ रहा है, क्या कंपनी को ज़्यादा एग्रेसिव तो नहीं हो रही, कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो आपको सच बता रही है कि नहीं, फ्रैंकली कि नहीं। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो जब आप नई नई चीज़ें सीखते हो, अलग अलग तरह की बुक्स, मैगजीन्स पढ़ते हो, पॉडकास्ट, बहुत सारी चीज़ें हो गई अब तो, ऑडियो बुक वगैरह। मैं पर्सनली जो नॉर्मली जो बुक्स पढ़ना है वही प्रेफर करता हूँ, लेकिन वीडियोस भी देख लेता हूँ बीच बीच में। लेकिन हाँ, मैटर ये करता है कि नए नए आइडियाज़ आपके माइंड में आते रहने चाहिए, ताकि वो आपको ग्राउंडेड भी रखें, वो आपको एहसास दिलाते रहें कि अभी भी आपको और सीखना है, और ताकि आप अपने एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया को रिफाइन करते रहो। ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मुझे लग रहा था कि मैं जल्दी रैपअप कर लूँगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सेटिस्फाइड हूँ इस वीडियो से, क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स को जितना डिटेल में बता सकता था ताकि आपको समझ आ जाए, तो मैंने उतना डिटेल में करा है। अब पता नहीं आजकल के दौर में 24-25 मिनट की वीडियो चले या ना चले, लेकिन हाँ, मैंने बना दिया। और इसमें मैंने जितने भी 8 पॉइंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं,
वो मैंने आपको जो है बताए। और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रूर आप जो है बताना कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, यूनिक लगा, और कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आप ज़रूर यूज़ करते हो, इन्वेस्टिंग करते हो, सबसे ज़्यादा मतलब मैटर करता है आपके लिए। और उसके अलावा जो भी आपका मन है आप बता सकते हो। जो भी आप बताओगे आपका एक्सपीरियंस होगा, तो वो मेरे जितने भी हम जो है रीडर्स हैं, वीडियो देखने वाले व्यूअर्स हैं, उन सबके काम आएगा। तो ज़रूर मतलब शेयरिंग करना बहुत ही पावरफुल चीज़ है आजकल के दौर में, सबसे ईजी चीज़ है और सबसे पावरफुल चीज़ है। कि जैसे मैं शेयर कर रहा हूँ जितना मुझे थोड़ा बहुत पता है, वैसे ही आप सब भी जो है कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी जो एक्सपीरियंस के हाई पॉइंट्स जो है ज़रूर अपनी जर्नी के जो है बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हो आप। और उसके अलावा कोई भी और बात करनी है, कोई भी टॉपिक पे अगर आपको इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग अगर वीडियो चाहिए मेरे थ्रू, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के थ्रू। मैं उस पर बहुत जल्दी वीडियो जो है लाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।